अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम बात करेंगे, ये जूम मीटिंग है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो है काफ़ी लोग टैक्स दोस्ती ग्रुप को भी ज्वाइन किया है। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। और टैक्स मास्टर क्लास के अंदर भी पहले भी काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे। तो आज जो है मैं आपके साथ जो है पिछले वीक जो टैक्स दोस्ती ग्रुप है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं उनके आंसर्स दूंगा। और फिर उसके बाद जो है आपको याद होगा कि हम सेक्शन 153 देख रहे थे, तो उसको देखेंगे। बाकी इस मीटिंग का लिंक टैक्स दोस्ती ग्रुप में और टैक्स मास्टर क्लास में मैं शेयर कर लेता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्वेरी हुई है वो साथ साथ मैं पढ़ता जाता हूँ। आपको पता है सेक्शन 7E पे बहुत बात हो रही है। ये जो जूम मीटिंग्स हैं ये फिर यूट्यूब पे जो हमारा टैक्स दोस्ती चैनल है वहां पे अपलोड हो जाते हैं। तो उस हवाले से जो है वो आप इनको देख सकते हैं कि मैं काफी सारी डिस्कशंस कर रहा हूँ इस पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप में, टैक्स दोस्ती ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं मैनेज करता हूँ, कि इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स ₹25 million, द होल और ओवर द अबव वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। तो याद रखें ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप सुन रहे हैं, लेकिन ये आपकी गाइडेंस के लिए, आपके जब ये आप अपने लिए एज ए टैक्स पेयर या अपने क्लाइंट के लिए एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप ये यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली और फैक्ट्स फिगर्स भी करेंगे, आप पैसे लेंगे तो आप की एक कॉन्ट्रैक्ट होगा क्लाइंट के साथ कि आपने उनको एग्जैक्ट लीगल ओपिनियन देना है। मैं यहाँ आपको एक गाइडेंस दे देता हूँ कि जो सेक्शन है उसके अंदर, और उसको अगर मैं निकाल भी लूँ पढ़ भी लूँ, तो उसके अंदर जो वर्डिंग है उससे पता चल रहा है कि जो अमाउंट उन्होंने कहीं ये क्लियरली नहीं लिखा कि जो सेक्शन 7E है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, यानी आपके जो एसेट्स हैं उन पर जो टैक्स लग गया है, उसके हवाले से जो है ना उन्होंने ये बताया है, मतलब मुख्तलिफ एसेट्स को इसमें से माइनस किया है। तो उन्होंने आखिर में कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है जी कि वेयर मार्केट वैल्यू एक्सेस फॉर, किधर गया जी। एक तो उन्होंने एक सर्टेन एसेट्स निकाले हैं, फिर जो शहीद वगैरह हैं उनके एसेट्स एक्सक्लूड किए हैं जिससे इनकम आती है वगैरह। ठीक है जी, हाँ। तो क्लॉज जी है, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट मेंशन्ड इन A B C D E and F डज नॉट एक्सीड ₹25 million। तो इस जुमले का मैं मतलब ये समझूंगा कि जब तक 25 million से कम रहेगा, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख से कम रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू उन इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, जो जो है क्या कहते हैं, अगर एक्सक्लूजन में नहीं भी आए तब भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जब वो एक्सीड कर जाएंगी तो फिर उन पर टैक्स लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि इंटरप्रिटेशन के दो मतलब हो सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सक्लूड करने के बाद 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, तो आया 2 करोड़ 50 लाख उसमें से माइनस करके सिर्फ 50 लाख पर टैक्स लगेगा, या 3 करोड़ पे टैक्स लगेगा। तो चूंकि अभी तक जितनी रीडिंग मैंने भी की है इन जूम मीटिंग्स में, यही कर रहे हैं कि सेक्शंस को रीड कर रहे हैं, और रीड करके जो है आपको बता रहे हैं कि इसका रीडिंग कम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन का, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का। तो जो सेक्शन या जो लॉ या जो बात जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उसके उतने ज्यादा स्टेजेस होंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ रीड करके मैं बता रहा हूँ कि 25 मिलियन यानी 2 करोड़ से ऊपर की जो वैल्यू होगी उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर आपके 3 करोड़ के एसेट्स रह गए हैं जो इमूवेबल भी हैं, और वो जो कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड किए गए हैं क्लॉज A B C D में, उन सब को वो कंडीशंस आपने पूरी करके और एसेट्स निकाल दिए, तो ये जो एसेट्स रह गए हैं ये 3 करोड़ के हैं। तो 2 करोड़ 50 लाख तक एग्जेम्पशन होगी, और 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर यानी कि नेक्स्ट 50 लाख पर सबसे पहले तो इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इनकम का मतलब है कि आप 5% उसका कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर 20% टैक्स लगाएंगे, जो सेक्शन 7E का टैक्स है। तो यहाँ पे डिस्कशन टैक्स दोस्ती ग्रुप में होती रही, और किसी ने कहा जी होल अमाउंट है, किसी ने कहा कि जी जो डिफरेंस है। तो फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ हैं, मोहम्मद उस्मान है,
उन्होंने एग्जांपल्स भी बड़ी अच्छी दी, और उन्होंने कहा कि जी टैक्स पेयर को चूंकि ये बात बेनिफिट करती है कि जो ऊपर की अमाउंट है वो टैक्सेबल हो, तो मैं भी अग्री करूंगा इस बात से। मैंने यहाँ ग्रुप में भी लिखा है कि चूंकि जैसे आप देखें ना, सैलरीड पर्सन को भी 6 लाख से ऊपर हो गए, और दूसरा नॉन बिजनेस का भी इस साल से 6 लाख से ऊपर होगा, तो अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्प्ट कह लें इसको, एग्जाम्प्ट ही कहेंगे क्योंकि बेसिकली टैक्सेबल होनी थी, तो ये एक तरह से एक्सक्लूजन में 2 करोड़ 50 लाख भी एक्सक्लूजन में शामिल है। यानी वो भी एक किस्म का थ्रेशोल्ड है, एक पैमाना है, जिसको जब पार करेगा तो फिर टैक्सेशन स्टार्ट होगी। तो ये मेरी रीडिंग है सेक्शन 7E की, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी। आप टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे अगर चले जाएं, और यहाँ भी जो डिस्कशन हुई है, और यहाँ पे if the amount exceed on property, the whole property amount is taxable. Please feel free to contact. ठीक है, एफबीआर से भी हेल्पलाइन पे यहाँ ग्रुप में किसी ने पूछा है, और वो हेल्पलाइन की पूरी ईमेल जो है यहाँ पे पोस्ट कर दी है, और उन्होंने कहा है, एफबीआर हेल्पलाइन वाले कह रहे हैं कि पूरी अमाउंट यानी दो, जब वो एक्सीड करेगी 25 मिलियन से ऊपर जाएगी, तो 25 मिलियन भी टैक्सेबल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैं इस चीज से अग्री नहीं करता, क्योंकि अगर कहीं पर रीड करने से दो मीनिंग्स निकल रहे हों, तो फिर वो मीनिंग जो टैक्स पेयर के बेनिफिट में होगा उस मीनिंग के साथ जाना चाहिए, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि नहीं, उनके पास कोई और इंटरप्रिटेशन का रूल है जिसके तहत वो फिर इस इनिशियल 25 मिलियन को भी टैक्सेबल करे। और यहाँ मैं पे यहाँ चूंकि आप चाह रहे हैं कि बार बार बात हो इसकी, तो इसलिए मैं भी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जो क्लॉज जी है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E, क्लॉज जी के अंदर जो है वो ये बात कही जा रही है कि कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू, वो सारे एसेट्स ABCD वाले निकालने के बाद फिर भी उसकी वैल्यू 25 मिलियन क्रॉस ना करे, उस एक या मल्टीपल एसेट्स की वैल्यू, तो भी वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लॉ ने मतलब ये बनाया है कि वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और उसके बाद जब अब वो बेस तो बन जाएंगे, मतलब जाहिर बात है कि आपने मुख्तलिफ एसेट्स माइनस कर दिए, आपका एक कैपिटल एसेट माइनस हो गया, आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड माइनस हो गई, उसके बाद अब आपके पास प्लॉट्स हैं बहुत सारे। ज्यादातर ये सेक्शन उन लोगों को हिट कर रहा है जिनके पास मल्टीपल प्लॉट्स है, और उन्होंने अपने नाम पे रखे हुए हैं, वो जॉइंट होल्डिंग भी नहीं है, और उनकी एफबीआर वैल्यू काफी ज्यादा है। तो वो लोग इस चीज से हिट हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास घर है तो ज्यादातर लोगों ने किराए पे दिया हुआ है, तो वो एक्सक्लूड हो जाता है जिस प्रॉपर्टी से रेंटल। अगर आपके पास प्लॉट्स हैं और वो भी आपने किराए पे दिए हुए हैं जेन्युइनली, तो तब वो प्लॉट्स भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो भी हैं कि घर या कमर्शियल एरियाज लोगों ने कोरोना की वजह से नहीं दिए थे, वो रेंट आउट नहीं कर सके टैक्स ईयर 2022 में, तो ये कानून आ गया। तो मे भी सुप्रीम कोर्ट में जब जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये बात करे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। यानी कि आप टैक्स ईयर 2023 जो इस वक्त 1 जुलाई 2023 से शुरू है, उधर से आगे जाते हुए तो जो लोगों के प्लॉट्स या घर या कमर्शियल एरियाज या जो भी प्रॉपर्टी जो ये सारी एक्सक्लूजन के बाद सेक्शन 7E के स्कोप में आ जाती है, तो उस पर तो वो टैक्स अगले साल तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करे। यानी कि अगर कोई अगले साल टैक्स ईयर 2023 के लिए भी वो कोर्ट में चला जाए तो उसके लिए करे, और उसके लिए फिर अलग चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर करता है या वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बेस पर करता है, तो डिफरेंट चीजें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है ना, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि फाइनेंस एक्ट 2022 आया, वो 1 जुलाई 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ, और उसका मेन फोकस यानी फाइनेंस एक्ट 2022 का फोकस टैक्स ईयर 2023 था। लेकिन उसके अंदर एक सेक्शन 7E जो इम्प्लीमेंट किया गया, वो टैक्स ईयर 2022 पर भी टैक्स लगा। तो ये जो है ना बात, थोड़ा सा चैलेंज की जा सकती है और आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये जो टैक्स एकदम से लग गया लोगों पे, और उन अब तो टाइम खत्म हो गया ना, मतलब 30 जून 2022 से पीछे तो कोई नहीं जा सकता।
तो उस हवाले से सर्दियां स्टार्ट होने लगी हैं, या समझें कि ऑटम सीजन आने लगा है, तो चाय कॉफी जो है ना वो जरूरी है कि। और अकाउंटेंट्स, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, लॉयर भी हूँ, और अब जो है जिसको आप कहते हैं ना कि इससे आगे के भी और स्टेजेस अब आ रहे हैं, डेटा साइंस वगैरह, डेटा साइंटिस्ट वगैरह भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी सिनेरियो, डेटा साइंटिस्ट हो, अकाउंटेंट हो, एक्चुरियन हो, या फाइनेंस प्रोफेशनल हो, बैंकर हो, तो ये चाय वगैरह जरूरी होती है ताकि माइंड स्टिमुलेट होता रहे। वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, अगर लाइव सेशंस हो भी रहे, आप जूम मीटिंग पर आ भी रहे, जो इनवाइट आपके साथ शेयर किया है, तो आप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डिस्कशन हुई है वो मैं फॉलो करता रहता हूँ। जवाब चूंकि मैं अभी तक नहीं दे पाता था, तो अब हमने एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं कि टैक्स दोस्ती ग्रुप में सवाल पूछा गया, एफबीआर हेल्पलाइन पे भी पूछा गया। एफबीआर हेल्पलाइन ने कहा, और यहाँ पे फिर मुख्तलिफ लोग जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स बार में भी बात होती रही है। टैक्स बार्स पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हैं, लाहौर टैक्स बार, कराची, पाकिस्तान टैक्स बार, वहाँ ये डिस्कशन होती रहती है, तो वहाँ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और इस ग्रुप में भी मुझे खुशी है कि काफी लोग डिसएग्री कर रहे हैं, और मैंने अपनी लॉजिक बता दी कि पहले 25 मिलियन जो है टैक्स ईयर 2022 के लिए वो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। अब अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट ने हमें सरप्राइज दिया है, तो फिर आप लिटिगेशन में चले जाएं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका हिस्सा बन जाए। वैसे भी जब वो जजमेंट आएगी, और जो एक्सपेक्टेड है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने आ जाएगी जजमेंट, तो फिर जो है उसके उसको देखते हुए आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो कानून है, 19 अक्टूबर को ये डिस्कशन हो रही थी, अब मैं 20 अक्टूबर की तरफ मूव करता हूँ और इस बात को कंक्लूड करता हूँ कि सेक्शन 7E 100% रिमूव या स्ट्राइक डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो है इंडियन एक्ट में भी ऐसा कानून है, और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाएंगी, और इसमें कुछ वेरिएशंस या रीडिंग डाउन, जिस तरह लॉयर्स कहते हैं, या अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी। कुछ लोगों को इस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन उनकी कुछ रीजंस होंगी। या तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या फिर उन पे टैक्स बर्डन बहुत हो रहा है, या फिर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर कोई रीडिंग डाउन वाली बात होगी। वरना ये सेक्शन जो है उन लोगों को फोकस कर रहा है जिन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ जो है अपनी रियल एस्टेट में पार्क की हुई थी। आगे जो है क्वेश्चन एओपी के लॉस की बात करते हैं, तो वैसे जनरली मैं बता दूं कि एओपी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक टाइप ऑफ पर्सन है टैक्स लॉ में। इंडिविजुअल एक पर्सन है एओपी, दूसरी कैटेगरी है, और कंपनी तीसरी कैटेगरी है। अब कंपनी से मुराद सिर्फ एससीसीपी की कंपनी नहीं, इसमें ट्रस्ट और एनजीओज भी आ जाते हैं। इसी तरह एओपी से मुराद सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, नाम लेना मुश्किल होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऐसी तंजीम जो आप बनाते हैं सोसाइटी एक्ट के तहत वगैरह, तो वो एओपी में आ सकती है। यूनिवर्सिटीज जो बनती हैं इस तरह करके, जरूरी नहीं है कि हर हर दफा आए, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एओपी में एओपी क्या अपना टैक्स रिटर्न जाती है, और लॉस हो तो वो लॉस जो है वो अपने उसमें कानून चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। या तो वो अपनी इनकम के अगेंस्ट, फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, या वो पार्टनर्स को दिया जा सकता है, और पार्टनर्स की अगर उसके अलावा कोई इनकम हुई है तो वो सेट। तो एक अच्छा लीगल सिस्टम है जिस पर बात हुई। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप लॉस की, और फिर उनको जवाब भी मिला। कभी कभार ये भी होता है कि मेंबर्स आपस में कॉल पे बात कर लेते हैं, और वो अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक और सवाल उठा, और ये सवाल अक्सर उठता है, और ये सवाल जब मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स में पैक में पढ़ाता था, या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो अकाउंटिंग फाइनेंस का लाहौर में गुलबर्ग में
उनका यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ाता था। तो ये सवाल उठता था कि जी मेरी पर्सनल गाड़ी है और मैंने बेच दिया, मुझे गेन हो गया, आया वो टैक्सेबल है कि नहीं। तो ये चूंकि सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स के अंदर पर्सनल एसेट्स एक्सक्लूड हुए हुए हैं, कुछ पर्सनल एसेट्स को छोड़ के बाकी सब एक्सक्लूड हुए हैं, तो चाहे आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो टैक्सेबल नहीं है। ना ही आप उस लॉस को जो गाड़ी पर हुआ है आपको, वो आप अपनी अदर इनकम्स यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज इन और आउट होगी। अगर आपकी 15 लाख की गाड़ी थी और आपने 17 लाख पे बेची है, तो आप 2 लाख जो है वो कैपिटल गेन्स इनफ्लो में शो करेंगे, वहां खाना बना हुआ है। और उससे ये होगा कि फिर ऑब्वियसली आपने या तो वो पैसा बैंक में रखा होगा या कहीं और इन्वेस्ट किया होगा या एक्सपेंस, तो वो जस्टिफाई करेगा आपके एक्सपेंसेस को। तो जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, और यहाँ पे फिर जो है मेरा जो स्टूडेंट है उस्मान, उसने जवाब दिया है कि जी सेक्शन 37 देख ले, उसमें कैपिटल एसेट है, उसमें पर्सनल एसेट्स जो है वो नहीं है। बाकी उसको शो कैसे करना है वेल्थ स्टेटमेंट में, मैंने जैसे आपको बताया, वो इनफ्लो में शो हो जाए। फिर ऑडिट के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है, पूरा सवाल तो मैं डेफिनेटली पढ़ नहीं सकता डिटेल में, वरना आप बोर हो जाएंगे, मैं यहाँ पढ़ता रहूंगा, आप मेरी शक्ल देखते रहेंगे। तो यहाँ ऑडिट के हवाले से मैं बता दूं कि जब आपका 214 सी 214 सी के तहत बैलेट में आपका ऑडिट सेलेक्ट हो जाता है जिस साल के लिए, फॉर एग्जांपल 2016 के लिए सेलेक्ट हो गया, और आपको 177 का नोटिस पहले आता है कि जी आपका ऑडिट हो रहा है, आप आ जाए। फिर आप अपने जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ नहीं लेके जाना, मतलब अपना पूरा खाता उठा के नहीं लेके जाना। अगर आपकी सिर्फ रेंटल इनकम है तो सिर्फ जो रेंट डीड्स हैं और बैंक स्टेटमेंट है और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है आपने। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो ऑब्वियसली फिर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चीज जो जो चीजें ऑडिट टीम मार्क करेगी उसकी डिटेल्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट। और फिर आपने जो बैंक का सेक्शन होता है, यानी कि बिजनेस करने के कुछ टैक्स के रूल्स हैं, यानी कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है कौन से नहीं है, तो वो जो है ना करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अगर आप मैं बता रहा हूँ कि इस सेक्शन के तहत अगर आपका ऑडिट निकल आया तो फिर आप सेकंड शेड्यूल में चले जाएं। तो 4 साल की एग्जेम्पशन है उन लोगों के लिए जिनका एक दफा 214 सी के तहत ऑडिट हो चुका है। जिनका 214 डी जो सेक्शन खत्म हो गया उसके तहत ऑडिट हुआ है, तो उनका तो खैर हो सकता है। इसी तरह 122(9) फर्क है, 176 फर्क है नोटिस जो आता है, ठीक है जी। अगर किसी को नोटिस आए हैं बहुत सारे सालों के तो वो गलत है, यानी ऑडिट सिर्फ 1 साल का हो सकता है अगर 214 सी की बात होगी। अगर आपको 1 साल के लिए 214 सी का नोटिस आया, मेरे एक क्लाइंट है जिनको इसी तरह 214 सी का 1 साल का नोटिस आया, फिर 122(9) का किसी और साल के लिए आया, और 176 का किसी और साल के लिए आया। तो वो तो अभी तक जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने की है उसके हिसाब से ये पॉसिबल है। लेकिन आप देख लें कि क्यों इतने सारे नोटिस आ रहे हैं, आपने कोई उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, या वो चाह रहे हैं कि आपको अनड्यू प्रेशर में लाएं, तो फिर फेडरल टैक्स मोहतसिब और ऑब्जर्वेशन का ऑफिस है, और वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि जी मुझे, मैं अपना कारोबार करूं या मैं अपनी जॉब करूं या मैं अपना जो भी आप काम कर रहे हैं वो मैं करूं, या मैं टैक्स वालों के ये सारे नोटिस वो करूं, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी पेनल्टीज हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो आपका या आपके क्लाइंट का ये राइट है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही है जो एससीसीपी वालों ने, यूबीओ सेक्शन 123 ए है कंपनीज एक्ट 2017 का, उसके तहत जो है, उसके तहत उन्होंने लोगों को, सारी कंपनीज को, 1 लाख प्लस कंपनीज को नोटिस भेजे कि आप बताएं कि जो आपके शेयर होल्डर हैं वो एक्चुअली अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर हैं या वो किसी और के बिहाफ पे, यानी पैसे किसी और ने दिए हैं और शेयर होल्डर्स ये लोग हैं। तो उसके लिए फॉर्म 45 और वो सारे भरे गए, फिल वगैरह किए। बाकी जूम की जो मीटिंग नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगा उसमें मैं टॉपिक भी शेयर कर लूंगा, या लेकिन याद रखें कि
जो टैक्स दोस्ती ग्रुप है उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, या टैक्स मास्टर क्लास में भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं मेंटेन करता हूँ, उनके मैं जवाब पहले दूंगा। वो कहता है बिजनेस कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक शुड बी डिक्लेयर्ड इन हिज बैलेंस शीट नॉट इन हिज वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये जुमला मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि अगर आपने अपना एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नेम रजिस्टर किया, तो जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के खाने सेक्शंस भर रहे होते हैं, उसके मुख्तलिफ टैब्स भर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भर रहे होते हैं या सर्विस वाला, फिर उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, तो फिर उसके बाद बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में जहां कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, तो आपने बिजनेस जैसे टैक्स दोस्ती का जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस आपने वहां पे लिखना है बिजनेस की बैलेंस शीट में, या बिजनेस की वेल्थ स्टेटमेंट में। जो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वहां जो आपके पर्सनल एसेट्स वगैरह आप वो नोट करेंगे, ठीक है जी। और तारीफ हो रही है कि जी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आई होप कि ये जो जूम मीटिंग आज की हो रही है 28 फरवरी, 28 अक्टूबर सॉरी, 28 अक्टूबर 2022, और मंडे को लास्ट डेट है। डेट क्लोज भी हो सकती है और एक्सटेंड भी हो सकती है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सटेंशन ले लें अपने क्लाइंट्स के लिए, जो जिनको कहते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे एक और भी बात अच्छी टैक्स दोस्ती ग्रुप में फिलहाल ये लगी, और टैक्स मास्टर क्लास में भी, कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कोई शेयर नहीं की जाती। मैं अब आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो अगर आपने टैक्स दोस्ती ग्रुप में सवाल पूछे हैं, जैसे अली हैं वो पूछ रहे हैं कि इज इनकैशमेंट सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल। ये उन्होंने सवाल पूछा कि अब एक शख्स है, उसकी 20 साल बाद 10 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस, देखिए ना इंश्योरेंस डिफरेंट किस्म की होती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सॉरी, जो कार इंश्योरेंस आपने कराई है कि आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाए या गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाए, तो उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वो इंश्योरेंस जो है वो तो एक्सपेंस है बिजनेस का, या अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, सैलरीड पर्सन, लेकिन आपने कराई है, तो वो आपके पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाती है। आजकल जो है हमारे जो फेमस एक्टर हैं वो जुबली इंश्योरेंस को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं, हम इस चैनल पे तो हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, यहाँ मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपको लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी मिलती है 10 साल बाद, 15 साल भी, तो उसकी ट्रीटमेंट इस तरह है। और इसका मैंने इसकी हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल का एक फैसला है कि ये नॉन टैक्सेबल आइटम, ये इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता। तो बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो के तौर पे शो करेंगे पूरी की पूरी अमाउंट। जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो नोट करें कि पर्सनल एक्सपेंसेस में एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खाना है, जहाँ पे ज़कात, डोनेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह सब चीजें आती हैं। तो आप वहां पर जाकर इसका प्रीमियम शो करते रहें, ठीक है जी। प्रीमियम शो करने के बाद जो है आप इसको जब मेच्योरिटी हो तो इनफ्लो शो करें। अच्छा, उसमें दो पार्ट्स होंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जैसे 5 लाख या 10 लाख की या 50 लाख की आपने इंश्योरेंस कराई है, तो वो पैसे वापस होंगे, प्लस वो जो यूनिट पे इन्वेस्ट होते रहे, री इन्वेस्ट होते रहे, और जो आपको प्रॉफिट मिला, चाहे इस्लामिक इंश्योरेंस है या कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, तो वो टैक्सेबल नहीं है। अब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि वो एक तरह से इनकम है आपकी, लेकिन हमारे जो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ है उसके अंदर ट्रिब्यूनल की जो है जजमेंट है, और इस पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है, उसका वीडियो का हेडिंग भी यही है। और ग्रुप में मैंने फिर वो वीडियो शेयर की, जब बार बार बात होती रही कि हाँ जी ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए आपने टैक्स लॉज देखने, और टैक्स लॉज में आपने अच्छा टैक्स कंसल्टेंट लॉयर वो होता है जो इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कम करे विदाउट क्रिएटिंग पेनल्टीज। एक तो वो है ना हमारे चैंपियन लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चैंपियन कहूंगा कि रात को सोने के लिए फिर बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो आउटराइट
बड़ी बड़ी कंपनीज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इवन आम क्लाइंट्स को कहते हैं जी कुछ भी ना शो करें, नील रिटर्न फाइल करें, अपनी सिर्फ सैलरी शो करें, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना इनकम ना शो करें, चाहे उससे करोड़ों रुपए आ रहे हैं, या आपने अगर कैपिटल गेन किया है और आपके मतलब रेंटल प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, कमर्शियल रेजिडेंशियल, आप ना शो करें जी, कोई मसला नहीं होगा, टैक्स वाले आएंगे, हम हैंडल करें। एक तो वो चैंपियंस, ठीक है। और उनकी वजह से क्या नुकसान फायदा हो रहा है वो आप समझ रहे हैं। यहाँ हम टैक्स दोस्ती चैनल पर, टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर, टैक्स दोस्ती जूम मीटिंग पे, टैक्स दोस्ती वेबसाइट पर ये चाह रहे हैं कि आपका एफबीआर के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो। खराब तभी होता है जब उनका काम है कि इन्फोर्समेंट करें लॉ की। तो मैंने यहाँ शेयर किया कि बेशक कॉमन सेंस ये कहती है कि 100 रुपए आपने पे किए थे इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 20 साल बाद 150 रुपए वापस पे कर दिए, ठीक है। तो वो 50 रुपए एक तरह से गेन है। लेकिन देखिए फिर वही बात आती है कि सेक्शन 37 में लिखा है कि कोई पर्सनल एसेट्स हो और उस पर गेन हो, जैसे गाड़ी पर गेन नहीं होता, पर्सनल गाड़ी। और इसकी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर के पास मैं गया, अपना वो कुछ तबीयत पिछले दिनों ठीक नहीं थी, अब तो बहुत बेहतर हो गई। तो उन्होंने मुझसे टैक्स का सवाल पूछा कि मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा वो नॉन टैक्सेबल। कहते फिर मुझे मजा आ गया, मैंने 2-3 गाड़ियां और भी बेची हैं खरीद के। मैंने कहा फिर ये एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस है और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आएगी और ये टैक्सेबल है। उन्होंने कहा अगर मैं किसी को नहीं बताऊं, मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैं तो आपका कंसल्टेंट अभी नहीं हूं, अभी तो आप मेरे से जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि पहली पर्सनल गाड़ी जो आपने बेची, दूसरी गाड़ी ले ली, उस पर जो गेन हुआ वो टैक्सेबल नहीं है, वो पर्सनल एसेट। लेकिन अगर इसको हैबिचुअली आप करेंगे, हैबिट बनाएंगे, बेशक आप डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट प्रैक्टिस, डजेंट मैटर, इनकम की नेचर आपने देखनी है जो पर्सन से रिलेटेड है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे इस डिस्कशन में जो मंडे को हो रही थी, ये जो मंडे प्रीवियस मंडे की बात हो रही होगी, हाँ जी, 21 या 22 जो मंडे बन रहा था, तो उसमें बात हो रही थी कि जी ये टैक्सेबल है कि नहीं। तो मैंने आपको बता दी, उसके साथ गाड़ी की एग्जांपल भी दे दी कि पर्सनल एसेट्स। दूसरी बात है इनकम की डेफिनेशन में जो है फिर वही बात आता है कि बड़ी बारीक लाइन है कि कैपिटल एसेट और उसकी कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है। नॉर्मली कैपिटल रिसीट जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन सेक्शन 37 में कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल एसेट्स को टैक्सेबल किया गया और अब सेक्शन 7E भी ऐड हो गया। तो जो गेन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक, उसी को कोट कर रहा हूँ, कि वो कह रहे हैं कि जो गेन हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी पर वो टैक्सेबल नहीं है। आगे चलते हैं जी। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी सेल कैन वन, ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम, हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम भी सेक्शन 7E के नीचे आती है। फिर लोगों ने मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स ने वॉइस मैसेजेस वगैरह किए हुए हैं, शुक्रिया भी अदा किया हुआ है, अच्छी बात है। फिर अनवर साहब है हमारे, बड़े पुराने जो है ना फैन भी हैं और मेंबर भी हैं, और अब तो काफी सक्सेसफुल टैक्स लॉयर है। वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट की बात करें कि इंस्टॉलमेंट पर अगर मैं चीज खरीदूं तो मैं वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे शो करूंगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और बिजनेस एसेट है तो उसकी ट्रीटमेंट फर्क होगी। मैं पर्सनल एसेट की बात करूं, बिजनेस और पर्सनल एसेट में फर्क करना जरूरी है, खासतौर पे सेक्शन 7E के आने के बाद। जो आप गाड़ी या भी कोई प्लॉट या कोई फाइल जो है, अब फाइल भी चूंकि एक राइट होता है तो वो आपका इमूवेबल एसेट कंसिडर होगा। तो अगर आप जो है गाड़ी लेते हैं किस्तों पर, तो अब आपके पास दो दो वैल्यूज आती हैं। एक तो जिस महीने आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू उस महीने की होगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आजकल गाड़ियों की प्राइस, नई गाड़ियों की या पुरानी गाड़ियां जो लीज हो रही हैं उनकी प्राइस होती है मार्केट में। तो सपोज करें कि 30 लाख रुपए, 3 मिलियन जो है ना, आपकी आज के दिन अगर आप कैश पे करते तो आपको, अब आप बैंक के थ्रू या लीजिंग कंपनी के थ्रू ले रहे हैं और आप 5 साल में 50 लैक्स या 5 मिलियन पे करेंगे, तो 30 से ऊपर जितनी अमाउंट है वो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो आप पर्सनल एक्सपेंसेस में शो करेंगे। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है
वो आपने शो करनी है। तो आपने गाड़ी जो है 30 लाख की कॉस्ट पे एसेट साइड पे शो करनी है, और इस 30 लाख में से हो सकता है 30 जून 2022 तक जो है अनवर्स आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने 5 किस्तें दे दी हों, और वो 5 किस्तें सपोज करें कि 1 लाख रुपए बन गई, या डाउन पेमेंट भी कर दी और सब कुछ करके 4 लाख रुपए जो है उन्होंने पे कर दिया 30 जून 2000, प्रिंसिपल पे कर दिया, इंटरेस्ट इसके अलावा है। तो जो इंटरेस्ट पे किया है वो पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएगा, और जो 4 लाख पे किया है वो 30 लैक्स, जो गाड़ी की तो वैल्यू 30 लैक्स ही शो होगी, और उस पर जो टैक्स वगैरह कटा है वो आप क्लेम करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह के टाइम। परचेज नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी जो है अभी आपकी ओनरशिप में ट्रांसफर नहीं हुई। तो इस टॉपिक पे फिर किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन जो 26 लाख रुपीस की लाइबिलिटी रह गई है, जो बैंक आपसे प्रिंसिपल अमाउंट 30 जून 2022 या 30 जून 2023, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जून के बाद जितनी किस्तें रह गई हैं वो आप पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में नीचे आएंगे तो क्रेडिट का एक, लाइबिलिटी का एक खाना है, वहां पर आप मेंशन करेंगे उस बैंक का नाम, अपनी गाड़ी वगैरह की डिटेल्स और आउटस्टैंडिंग पेमेंट। फिर अगले साल जितनी किस्तें पे हो गई होंगे तो गाड़ी 30 लाख पे ही रहेगी, उतने पे ही कॉस्ट पे, क्योंकि सेक्शन, जो एसेट वाले सेक्शंस हैं 66 68 वगैरह, जो रूल्स हैं जनरल रूल्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, वो कहते हैं कि कॉस्ट पे ही आपने चीज नोट करनी है। ठीक है, तो ये अनवर साहब का भी जवाब हो गया। फिर एक सवाल जो मुझसे भी पूछा जाता है कि जी अपडेट बताएं जी सेक्शन 7E के केस का लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो है क्या कहते हैं, उसकी 18 अक्टूबर हेयरिंग डेट थी, और नेक्स्ट हेयरिंग उसकी डेट मुझे मालूम नहीं है, ना मुझसे किसी ने शेयर किया। अब जब मैं लाहौर हाई कोर्ट का चक्कर लगाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल्स, टाइटल क्या है केस का, किसने केस किया है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो मैं ले आऊं, और फिर अपना ओपिनियन भी शेयर कर ले। लेकिन अखबार में भी चूंकि प्रिंट होता है तो ये चीज ये है, यहाँ पे बल्कि शेयर भी किया गया है कि आबिद हैं साहब कंडक्टेड देयर आर, ठीक है, केस इज अजर्न फॉर टुमारो। अच्छा, बेसिकली उन्होंने ये लिखा है कि ग्रुप में, टैक्स दोस्ती ग्रुप में, कि ये केस जो है 18 के बाद, उसके 1 2 दिन बाद आगे वो हो गया। फिर फेक ईमेल्स बहुत आ रही हैं एफबीआर की तरफ से, तो आप भी वो रहें अवेयर। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की है उसकी कॉपी वगैरह शेयर कर लें। तो देखते हैं इधर, यहाँ पे फिर ऑनरेबल लिखा हुआ है कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उन्होंने मार्क कर दिया सारे केसेस मल्टीपल जस्टिस शाहिद जमील साहब के पास, जो एक्सपर्ट हैं टैक्स के, क्योंकि वो टैक्स प्रैक्टिशनर भी थे। और 1 नवंबर 2022 को ट्यूसडे को केसेस लगे, 1 नवंबर यकम तारीख को, यानी कि ट्यूसडे को केसेस वगैरह सारे लगे, और केसेस चल रहे हैं जी। अपडेटेड कॉपी की भी बात हो रही है। अच्छा जी, वॉइस मैसेजेस वगैरह हैं, फिर वही बात हो रही है। पर्सनल एसेट्स वगैरह मैं आ गया हूँ वेनेसडे तक, कैपिटल गेन आगे चलते हैं जी। अगर क्वेश्चन भी अच्छी तरह लिख लिया जाए तो फिर फायदा ये होगा कि उसका जवाब बाकी लोग भी सही देंगे, और ये जूम मीटिंग में। वो कहता है हाउ अ सैलरी पर्सन कैन एंटर पीओएस प्राइस मनी इन एनुअल रिटर्न, इज विद होल्डिंग इज एडजस्टेबल ऑन इट और फाइनल। अच्छा जी, वो कहता है कि जी उसको प्राइज मनी मिला है, तो लॉटरी वगैरह जो है वो फुल एंड फाइनल में आता है। तो बेसिकली फुल एंड फाइनल वाले सेक्शन में चले जाएंगे, वहां जो अप्रोप्रिएट सेक्शन है लॉटरी का है, क्रॉसवर्ड पजल है, आपने कोई तुरंदाजी में लॉटरी में कोई चीज जीती है, तो वहां पर आप उस चीज की प्राइस लिख देंगे। और प्राइस लिखने के बाद जो है, मतलब उसकी जो इनकम आपको हुई है वो लिख देंगे, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो लिख देंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आपकी नेट इनकम है वो आप लिख देंगे, और वो फिर वहां आ जाएगी। ठीक है जी, साथ साथ हम वेलकम भी कर लेते हैं जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शाहजेब खान ने ज्वाइन किया है, तो थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे हैं, ये टैक्स दोस्ती ग्रुप है जिसमें लिंक शेयर किया जाता है, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं
उस पर हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो जो है शुरू से आपने देखनी है तो थोड़ी देर बाद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी, टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पर। तो बात हो रही थी कि प्राइज मनी जो है जो जीतता है तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के नीचे आता है। टैक्स चार्जेबल में फुल एंड फाइनल का जो सेक्शन है, अप्रोप्रिएट सेक्शन, वहां आता है। और फिर वेल्थ रिकंसिलिएशन में आपने शो करना होता है इनकम फ्रॉम फुल एंड फाइनल वाले सेक्शन में नेट फिगर, टैक्स कटने के बाद जो कैश आपको बैंक में रिसीव हो। तो इस तरह करके ये सवाल। अब यस्टरडे की बात आ गई तो ये आज अगर फ्राइडे है तो हम थर्सडे तक पहुंच गए, और यहाँ पे मुख्तलिफ रिक्वेस्ट और चीजें हो रही हैं। ठीक है जी। यहाँ पे HFZ ऑल टैक्स दोस्ती चैनल जो है, सॉरी इनका नाम तो खैर मैंने ही रखा होगा, तो ये है कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। तो देखें, जितने लोग टैक्सेशन पर बात करेंगे उतनी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मुख्तलिफ लोग, मेरा एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी है, फिर लॉयर का भी बैकग्राउंड है, फिर मेरी और भी रीडिंग्स और एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 25 साल में। तो कहने का मतलब इस तरह डिफरेंट लोग जब चैनल बनाएंगे वो करेंगे। और वही वाली बात है कि ये सब चीजें जो हैं आपको हेल्प करती हैं। आपने अपना एक ट्रैक निकालना है कि यार मैंने कैसे करना है। मैं अगर टैक्स दोस्ती की बात करूं तो चूंकि टैक्स दोस्ती सारा कुछ ऑनलाइन है, तो नॉन रेजिडेंट लोग, टेक्नोलॉजी कंपनीज, IT फ्रीलांसर्स और ऐसे लोग जो कंफर्टेबल हैं कि वो वीडियोस वगैरह देख के उनको आइडिया हो जाता है कि हमारी, मैं और हमारी जो टीम है वो अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, रिसर्च करके काम करते हैं, तो उस हवाले से जो है उस तरह का क्लाइंट आता है। वो क्लाइंट अच्छा भी होता है, उन्हें हमारी कॉम्पिटेंस का भी पता है। हम टाइम लेके रिटर्न बनाते हैं, क्योंकि मैं और ग्रुप्स में भी हूँ तो वहां पर बड़ी इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है कि 1 घंटे में टैक्स रिटर्न नहीं, 1 घंटे में नहीं होने चाहिए। इसके 3-4 स्टेजेस हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आप टैक्स, आपने एक रिटर्न भी आज तक फाइल नहीं की, तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिटर्न खुद फिल करें। अपनी रिटर्न ओपन करके जितने भी हेड्स हैं, टैक्स के हेड्स हैं, वेल्थ स्टेटमेंट है, उनसे गो थ्रू हो, वीडियोस वगैरह देखें और थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनाएं। फिर क्लाइंट का, या अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो आप देखिए कि आप अपने पूरे साल की इनकम की डिटेल्स, अपने बिजनेस या सैलरीड पर्सन है या कैपिटल गेन है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस सारे आप कलेक्ट करें एक्सेल शीट में, या वैसे बिजली के बिल वगैरह। उसके बाद जो टैक्सेस आपसे डिडक्ट हुए वो सारे, इंटरनेट, फोन वगैरह, वो सब पर आप जो है कलेक्ट करें। फिर बैठे और टैक्स रिटर्न में देखें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कौन सी जो है जगह पर लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मोबाइल फोन पर जो आपके नाम पे है, मोबाइल फोन पर जो टैक्स डिडक्ट होता है वो सेल फोन के नाम से एडजस्टेबल टैक्स, यानी टैक्स चार्जेबल के हेड के अंदर जो टैब है एडजस्टेबल टैक्स, वहां पर आता है। तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स डेटा पहले कलेक्ट करना है। तो इसी तरह हमारे लिए भी, ठीक है जी, वो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद उनका एनालिसिस करना है, उसके बाद डेटा डालना है, और फिर जारी बात है रिव्यू करवाना है कि आपने काम सही किया है कि नहीं। अच्छा जी, मोहम्मद अली हमारे बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं, आज भी उन्होंने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच अली। दूसरी बात यह है कि टैक्स दोस्ती ग्रुप में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें आपके क्वेश्चंस भी होंगे, उनके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं प्रीवियस वीक से स्टार्ट हुआ, यानी प्रीवियस वेनसडे से जो सवाल पूछे जा रहे हैं और आज तक जो पूछे गए हैं वो मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं सेक्शन 153 पर आऊंगा। इसमें ये है कि जारी बात है सेक्शन 7E पे तो बहुत ज्यादा बात हो रही है। फिर यहाँ पर अगर जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 122(5)(a) की जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं। ठीक है, ये तो फिर मतलब एक कंटिन्यूस क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। तो 122(5)(a) के बारे में मैं सिर्फ वो करूंगा, बात ये करूंगा कि बेसिकली ये बहुत मिस यूज सेक्शन है और इसकी पावर अब काफी रिड्यूस कर दी गई है। तो इस पे वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल, अगर टैक्स दोस्ती का आप देखें तो उस पर बनाई हुई है, वीडियो भी है। तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे से भी पूछा गया है सवाल कि जी प्लीज ऐड योर एक्सपर्ट इनपुट, तो मैं देख लेता हूँ। 2017 ऑनवर्ड वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज फेयर मार्केट वैल्यू शो, या 2000 में जस्ट गेन दिखाकर उसको रिकंसाइल करा दे। अच्छा,
जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना 122(5)(a) के तहत जो नोटिस आया है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, आपने शो नहीं किया। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली 5 मिनट वैसे कॉल कर लें, बात कर लेंगे। ये अभी इस तरह जनरली समझाएंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन है जी, पर्सन 2016 से नॉन रेजिडेंट है और वो अपनी रेंटल इनकम शो कर रहा है, बस स्टेटमेंट एज ए नॉन रेजिडेंट एंड नॉट अपडेटिंग, ठीक है। नाउ ही हैज सोल्ड प्रॉपर्टी, शुड ही बी अलाउड टू शो कैपिटल गेन एंड। देखें, जो इनकम एस्पेक्ट है ना वो, और वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो हर नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान सोर्स इनकम शो करनी है। ये जो आपका क्लाइंट है, उमेर पूछ रहे हैं कि ये जो आपका क्लाइंट है या जो भी है, ये 2016 से नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब है कि वो फाइलर बनने के लिए तो वो बेचारे टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। 2016 में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं थी। उनके एसेट्स जो पाकिस्तान में है और वर्ल्ड ओवर उनके जो अगर कोई एसेट्स हैं तो उनको इम्यूनिटी हासिल है सेक्शन 116 सब सेक्शन 2 के तहत। इम्यूनिटी का मतलब है कि उस पर वैसे पूछगछ नहीं हो सकती। अगर उन्होंने इलीगल तरीके से बनाया था या कोई शक है तो फिर वो 176 के तहत या 122 के नोटिस के तहत पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि ये बड़ा मिसयूज्ड सेक्शन है। अच्छा, अब जो नॉन रेजिडेंट है उसको कैपिटल गेन जिस साल हुआ है, प्रॉपर्टी उसकी शो नहीं हो रही क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट। कैपिटल गेन पाकिस्तान सोर्स इनकम इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में जो है वो सिचुएटेड थी। तो इस वजह से कैपिटल गेन टैक्स जो है उनको शो करना चाहिए। अब कैपिटल गेन टैक्स ऐसे कैलकुलेट होगा कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जो उनकी सेल प्रोसीड हुई है, उसका जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन होगा। और अगर होल्डिंग पीरियड जितनी देर वो होल्ड कर रहे हैं, वो उस जिस साल भी कर रहे हैं, जैसे अब 2023 है, इस साल अगर कोई प्रॉपर्टी बेचेगा प्लॉट तो उसका 7वां साल होना चाहिए, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स जीरो होगा। वरना अगर उससे कम बनते हैं तो उसके मुख्तलिफ टैक्स रेट्स बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, इससे पहले कि बिजली चली जाए मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये जो कैपिटल गेन है पाकिस्तान सोर्स, ये जो है ना लाजमन वो करना, ठीक है जी। वो इसमें और लोग भी हेल्प करें। 236C जो है वो तब आपसे एडवांस टैक्स काटा जाता है जब आप सेल, और वो इस साल होल्डिंग पीरियड के बाद भी काटा जा रहा है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो फाइनल टैक्स नहीं है। अच्छा, एक और मुझे सवाल आया था अभी फोन कॉल की सूरत में। वो कह रहे थे कि एक ट्रेडर है और मैंने उन्हें बताया कि अगर उस ट्रेडर ने 1 करोड़ से कम की सेल की है तो दो किस्म की रिटर्न्स है जो फाइल हो सकती है। एक स्मॉल ट्रेडर वाली रिटर्न डिक्लेरेशन में अवेलेबल है, उसमें सिर्फ आपने सेल, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ और एक्सपेंसेस शो करने हैं। वो रिटर्न जो फाइल करेगा वो ऑडिट में भी नहीं आएगा और उस पर टैक्स रेट शायद थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बाकी नॉर्मल टैक्स मौजूद है। नॉर्मल टैक्स रिटर्न वो लोग भरें क्योंकि उन पर फिर पूरा इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होता है कि इनको कौन कौन से एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं, एसेट डेप्रिसिएशन, बुक कीपिंग, वो 5 साल तक, जो 6 साल तक इनवॉइसेस रखनी है, सब ठीक है जी। तो आई होप के शाहजेब और अली आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं अब मूव करूंगा, जो नेक्स्ट है वो होगा जी, मैंने ये आपके सामने पढ़ दिए टैक्स दोस्ती ग्रुप में जो क्वेश्चंस आए थे। अब मैं सेक्शन 153 को खत्म करने की कोशिश करूंगा। खत्म से मुराद ये कि मैं रीड कर रहा हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। वो नेक्स्ट स्टेप है। वो इंटरप्रिटेशन तब की जाती है जब आप मुझे बताते हैं कि जी आपका क्लाइंट है, या क्लाइंट खुद कहता है मुझे कि जी मैंने फलां फलां पेमेंट्स की हैं, मुझे बताएं कि मैंने विद होल्डिंग करनी है कि नहीं। तो फिर वो अपना लीगल स्टेटस बताता है, पेमेंट की नेचर बताता है, पेमेंट की अमाउंट बताता है, पेमेंट की टाइमिंग बताता है। तो फिर मैं सेक्शन 153 को जब अप्लाई करूंगा उसकी ट्रांजेक्शन पे, तो उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के बाद मैं उसको जो है टैक्स रिटर्न में, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में उस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। अगर एफबीआर वालों को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन निकालेंगे, अगर वो ऑडिट में आ जाता है। वो फिर बात जाएगी कोर्ट्स में। और ये मैं आपको अपनी एक लॉजिक बता रहा हूँ कि इस तरह आप सोच सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि रीडिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। कोर्ट्स जो हैं फिर बहुत सारी चीजें देखती हैं। वो देखती हैं कि कौन सा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था
कि सेक्शन 153 जो है वो बड़ा इंटरेस्ट, उस चैप्टर जो है वो उसकी हेडिंग है जी, सफा स्लो स्लो, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिवीजन 3 और पार्ट 5 है। और चैप्टर जो है इसके अंदर, चैप्टर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये चीजें भी कोर्ट्स देखती हैं और फिर वो कंस्ट्रक्ट करती हैं इसका मीनिंग, और वो जो मीनिंग देती है और फिर करते करते जब सुप्रीम कोर्ट तक जाती है बात, तो वो बात फाइनल हो जाती है। तो उस वक्त तक इतनी बहस हो गई होती है कि मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट लॉ को करेक्टली वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 153, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसेक्शन 1, एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यानी ये सेक्शन हर शख्स पे नहीं लगेगा। मैं अगर सोल प्रोप्राइटर हूं तो मेरे पे तब लगेगा जब मेरी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ेगी, और टर्नओवर को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया। और टर्नओवर कितने से बढ़ेगी तो सब सेक्शन 7 में बताया हुआ है कि मेरी टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ से ज्यादा। जब सोल प्रोप्राइटर की पिछले साल की सेल्स होगी तो वो इस साल में विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा, और फिर इस तरह और लोग हैं। तो जब वो पेमेंट, मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन, सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पे लगे, तो फिर वो कहता है क्लॉज 1, फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज लेस देन 75,000 रुपीज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग ऑफ टाइम। यानी कि आप जब किसी भी शख्स को गुड्स की पेमेंट करेंगे, और गुड्स में क्या शामिल है, सारी चीजें जो भी टेंजिबल मूवेबल चीजें हैं वो गुड्स हैं। तो कंप्यूटर हो या कंस्ट्रक्शन का सामान हो या जो है फर्नीचर हो या जो है लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, तो जब गुड्स आपको कोई सप्लाई करेगा, अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन है तो आप उसको पेमेंट करते हुए डिडक्शन करेंगे। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर उस सप्लायर से, उस हेड के अंडर आप पूरे साल में 75,000 से कम कर चीजें लेते हैं तो फिर आप उससे डिडक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही 75,000 से ऊपर चले जाएंगे तो आप उससे डिडक्शन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ भी सवाल आता है कि 75 से ऊपर पे करेंगे या उससे नीचे भी। तो सेक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। इसी तरह जब आप क्लॉज 2, फॉर द रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज except where the payment is less than 30,000 rupees in aggregate during a financial year। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, लेकिन चले, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर सेम होते हैं, जुलाई में शुरू होते हैं, जून में खत्म होते हैं। अच्छा जी, आप लोग शाहजेब और अली, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं, और मैं फिर यहाँ बीच में रुक के आपका जवाब दूंगा, वरना एक फ्लो से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आई होप कि आज ये सेक्शन खत्म कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एक व्यूअर ने कंप्लेन की थी कि जी सेक्शन खत्म कर लिया करें, तो चलें उसको खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप प्रिस्क्राइब पर्सन है तो आप उससे डिडक्शन करेंगे, सवाए कि अगर उस शख्स ने आपको 30,000 से कम की अगर पूरे साल में सर्विसेज दी हैं तब आप डिडक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और एग्जाम्पशंस भी होती हैं, वो सेकंड शेड्यूल में होती हैं। वो इस तरह होती हैं जैसे स्टार्टअप्स जो हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, वो जब अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज या गुड्स देंगे तो उनसे इस सेक्शन के तहत डिडक्शन नहीं होगी। ये सेकंड शेड्यूल में जिक्र है और उसको पढ़ना बड़े गौर से जरूरी है। ठीक है, फिर इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय स्पोर्ट्समैन, यानी स्पोर्ट्समैन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन बेसिकली गुड्स, सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये होता है कि गुड्स में सिर्फ आप मूवेबल इंटेंजिबल चीजें दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, सर्विसेज में प्योरली आप इंटेंजिबल सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जैसे कंस्ट्रक्शन में आप मटेरियल भी लगा रहे हैं क्लाइंट के बिहाफ पे और आप लेबर वगैरह की सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो जो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। वैसे तो सेल ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका भी कानून है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। इसी तरह रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत रेगुलेट होता है, तो इसके पीछे कवानीन है। अच्छा,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वो कहता है बट नॉट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज शैल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। एक सेकेंड मैं रिपीट कर, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय अ स्पोर्ट्समैन। फिर यहाँ आगे कह रहा है कि बट नॉट इंक्लूडिंग, इसका मतलब है स्पोर्ट्समैन अगर कोई पैसे लेता है तो वो सैलरी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी, वो इस सेक्शन के तहत आएगी और कॉन्ट्रैक्ट में आएगी और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी मेरे ख्याल से। बट नॉट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज शेल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दें। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने का है तो वो तो क्लॉज बी में कवर हुआ है, और अगर गुड्स प्रोवाइड करने का है जो 100% मूवेबल टेंजिबल गुड्स है तो वो क्लॉज ए में हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना क्लॉज ए में फॉल करते हैं ना क्लॉज बी में फॉल करते हैं। रीजन मैं बता रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वर्डिंग का यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि ऊपर सिर्फ कहा जा रहा है सेल ऑफ गुड्स, एक्चुअली वो है सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट और रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बात इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ टैक्स दोस्ती में मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप टैक्स लॉ को इस तरह समझ जाएं कि आपको सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी समझ आ जाए, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 भी समझ आ जाए। तो बेसिकली जो है, और क्वेश्चन भी उन्होंने चैट में पूछा, मैं फिर इसका जवाब देता हूँ। अली पूछ रहे, तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलके वो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप अगर किसी ने आपको कहा है कि मेरा कमर्शियल प्लाजा बना दो, तो आप सिर्फ उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं देंगे, आप उसको लेबर और किस्म की भी मुख्तलिफ लेबर्स भी देंगे, तब जाके उसका प्लाजा खड़ा होगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट होगा। ये एक कॉम्पोजिट यानी कि एक कंबाइंड है, इसमें गुड्स भी है सर्विसेज भी है, और हर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज 50-50% हो। तो ये जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ना तो जीएसटी के अंडर आते हैं ना वो पीएसटी के अंदर आते हैं, क्योंकि जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है वो सिर्फ सर्विसेज पे लगता है और जो जीएसटी है वो सिर्फ गुड्स पे लगता है। ये सिर्फ मैं आपको जनरल गाइडलाइंस बता रहा हूँ, बाकी इसमें इस बात में से कहते हैं ना कि फायदे निकालना अब आप पर है कि आपने कितनी स्टडी ऑलरेडी कर ली है या कितनी और स्टडी करेंगे इसके बाद, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब आप समझ गए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेपरेट कर लिया, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट, सेल्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फर्क, और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्क जो एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट में से आपने निकालनी है पेबल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इफ एनी। अगर उस अमाउंट में सेल्स टैक्स शामिल है, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है कि वो मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट अलग से हुआ है तो फिर तो वो जीएसटी के नीचे आएगा और उसके अंदर सीमेंट पे जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं सेल्स टैक्स, तो वो उसकी प्राइस शामिल करके टैक्स डिडक्ट करेगा एट रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में डिफरेंट रेट्स दिए और रेट्स वेरी करते हैं। अगर आप जो है आपको गुड्स किसी सोल प्रोप्राइटर ने इंडिविजुअल ने प्रोवाइड किए तो उसका रेट फर्क है, अगर किसी कंपनी ने किए हैं तो वो अमूमन कम रेट्स हैं, अगर किसी कंपनी फाइलर ने किए तो कम है, नॉन फाइलर कंपनी ने किए तो रेट्स फर्क है। अच्छा, यहाँ अब एक प्रोविजन ऐड हुई है वो मैं पढ़ रहा हूँ, और प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेसिपिएंट ऑफ द पेमेंट अंडर क्लॉज बी receive the payment through an agent or any other third person, and the agent, or as the case may be, the third person retains service charges or fee by whatever name called from the payment remitted to the recipient, the agent or third person shall be treated to have been paid the service charges or fee by the recipient, and the recipient shall collect tax along with पेमेंट रिसीव। तो खुदा जाने इस बात का क्या मतलब बनता, लेकिन अगर इसको आसान जुबान में करें तो आसान जुबान का मतलब है कि अगर जो शख्स सप्लाई कर रहा है वो डायरेक्टली आपको नहीं सप्लाई कर रहा और कोई एजेंट
उसके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो उस एजेंट से भी जो विद होल्डिंग वाला मामला है, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर पे एडवांस टैक्स कटता है, तो वो जो सेक्शन 230, 231 टू वगैरह की तरफ जाते हुए जो आखिरी आखिरी सेक्शन है, तो वो उसको यहाँ पे लिंक कर रहा है। तो नॉर्मली जैसे अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन, यहाँ भी व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है जूम पे। तो व्हाइट बोर्ड आपके पास हो या आपके पास कॉपी हो, या अगर आप आईपैड वगैरह पे काम करते हैं, तो अगर आप एक माइंड मैप बनाएं तो बहुत सारे सेक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और सिर्फ इनकम टैक्स के सेक्शन कनेक्ट नहीं होते, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के भी होते हैं, और फिर साथ में आप सर्विस टैक्स वालों को भी कर लें तो वो कमाल चीज हो जाएगी। तो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए, और मैं जब वर्किंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह का एक माइंड मैप बने इस तरह का, ताकि एक क्लैरिटी। और जितना कॉम्प्लेक्स सवाल होता है, जैसे मेरे क्लाइंट थे एक, उन्होंने पूछा कि जी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है हम प्रोवाइड करते हैं, आया हमें पीआरए के साथ रजिस्टर होना है कि नहीं। तो मैं काफी टाइम लिया, और उनको क्लाइंट भी अच्छे थे, उनको अच्छे पैसे चार्ज किए, लेकिन उनको एग्जैक्ट जवाब दिया। और वो इसी तरह किया कि उसको फिर टैक्स, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, सर्विस टैक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उनको एक प्रोफेशनल जवाब दिया। मैं अब अली का क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि अली बड़ी बाकायदगी से आते हैं। फिर सेक्शन 153 का सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7 खत्म ही नहीं होता, 7, और फिर डेफिनेशंस हैं, ये आज करेंगे। आप लोग जो है, आपकी यहाँ आना ही मेरे लिए इनकरेजमेंट है। अली जो है ना, मेरा ख्याल वो सवाल पूछने लगे हैं जिस पर मैं चाहता हूं कि मैं ना, अब चूंकि अब टैक्स सीजन भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लगा है, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूं। वो कहते हैं जी कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कहते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ शोइंग वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, WPPF, and worker welfare fund in the return of a company? Can we adjust previous year losses before calculating WWF and WPPF? अच्छा, अब इस तरह है कि ये प्रोविंशियल मैटर हो गया है, यानी कि आप प्रोविंसेस ये कलेक्ट करेंगे, तो आपको पता होगा कि टैक्स रिडक्शन के अंदर ये दो सेक्शंस का जिक्र है। जहां पे जक़ात का जिक्र है, उसी तरह यहाँ पे भी जिक्र है। मैं देख भी लेता हूँ, क्योंकि गलती हो सकती है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ये बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद जो है, जो डिडक्शंस चल रही हैं उसमें आता है। मैं अगर निकाल लूँ इसको, लॉसेस आते हैं। हाँ जी, डिडक्टेबल अलाउंसेस है, सेक्शन 60 जक़ात है, सेक्शन 60A वर्कर वेलफेयर फंड है, सेक्शन 60B वर्कर पार्टिसिपेशन फंड है, जिसको आप WPPF आपने लिखा है। और फिर उसके बाद जो है 60C ओमिट हो गया है, 2022 में नहीं होना चाहिए था। हमारे लोग चूंकि अब टैक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो उनको डिडक्शंस मैक्सिमम अलाउ होनी चाहिए। 60D जो है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये कोई और चीज है। अच्छा, मैं यहाँ मुख्तसर अली ये जवाब दूंगा, क्योंकि मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ इस पे। और अगर आप यूट्यूब पे नदीम बेग साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और लाहौर टैक्स बार के एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी अगर आप वीडियोस देखें तो उन्होंने काफी क्लैरिटी से ये चीजें बताई हुई हैं, उन्होंने बहुत वर्किंग इस पे की हुई है। मैं जो वर्किंग करूंगा वो मैं ये देखूंगा, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं ब्रीफ आंसर दे देता हूँ, कि ये तो डिडक्शन के तौर पे अलाउड है, तो कंपनी डिडक्शन, कंपनी ही ये पे करती है, क्योंकि बेसिकली कंपनी पे अप्लाई होता है एओपी, और इंडिविजुअल पे होता है कि नहीं, ये इस कवानीन में लिखा हुआ है WWF के। वो आपको देखना होगा कि लेटेस्ट क्या है। दूसरे प्रोविंसेस कलेक्ट करेंगे। तीसरी बात ये है कि आप डिडक्ट कर सकते हैं जो लॉसेस होते हैं ना। यहाँ भी देखें, लॉसेस का चैप्टर पहले आ रहा है, तो लॉसेस पहले माइनस होती है, उसके बाद फिर ये डिडक्शंस होती है। पहले देखें, होता इस तरह है कि पहले तो ग्रॉस इनकम ली जाती है, और अब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले तो ग्रॉस इनकम आ गई, फिर उसमें से बिजनेस डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस किए जाते हैं, और कुछ नॉन डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो अलाउड है, लेकिन टैक्स अकाउंटिंग में या टैक्स रूल्स में अलाउड नहीं है, वो एड बैक कर दिए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल है टैक्स डेप्रिसिएशन, आप माइनस करते हैं और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेते हैं। टैक्स में हर आइटम की, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के अलग रेट दिए हुए, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेक्निकल ओपिनियन की बुकलेट
बहुत अरसा बनती थी, अब मुझे पता नहीं है कि अपडेट हुई है कि नहीं। लेकिन मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था 97 से 1997 से 2001 में, तो एक तो आ, हम स्टडी ग्रुप हमारा एक था, तो हमने भी एक ओपिनियन फॉर्म किया था और हमने टेक्निकल ओपिनियन कमेटी को भेजा था, और उन्होंने उस पर रिप्लाई किया था। तो मुझे बड़ी खुशी थी, वो पूरा ओपिनियन, वो क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया था, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में था। और जब मैं PE1 प्रोफेशनल एग्जाम 1 दे रहा था, यानी जिसको मॉड्यूल ई कहते हैं, तो वो उस पेपर में वो क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स का वो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि कंपनी ऑर्डिनेंस में जो एसोसिएट की डेफिनेशन दी हुई है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जो एसोसिएट की डेफिनेशन दी है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक तो प्रिवेल कौन करेगा, और फिर इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इसका ऑडिट क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं, पहले से बात की जो है ना, बाल की खाल उतारने की आदत ये शुरू से ही है, जब से CA में आए हैं। तो अच्छी आदत है, क्लाइंट का भी फायदा हो जाता है, आपकी अपनी रेपुटेशन भी बन जाती है। तो टेक्निकल ओपिनियन में पब्लिश तो नहीं हुई थी, लेकिन उसका कंप्लीट जवाब जो है उन्होंने हमें बना के दिया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो जो है, मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूँ, वापस आता हूँ इस बात पे कि जो है, इस तरीके से जो टेक्निकल ओपिनियन में एक ओपिनियन मैंने पढ़ा था कि अगर कंपनी अपनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के रेट्स भी वही रेट्स रख ले जो टैक्स लॉ में गिवन है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का फोकस होता है कि शेयर होल्डर को एक्चुअल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो डिसीजन ले सके कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टेड रहना है, या मैं इस कंपनी के शेयर्स बेच के अपने पैसे कहीं और ले जाऊं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो लिस्टेड कंपनी है। तो उस वजह से आप ज्यादा एडवाइज होगा कि जो इकोनॉमिक लाइफ है और जो इकोनॉमिक यूज है उस मुताबिक चले। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स लॉ के मुताबिक ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज वगैरह करती हैं, तो उसकी मल्टीपल रीजन है। तो बेसिकली ये जो डेप्रिसिएशन की मैंने वजह इसलिए बता दी कि मैं बात कर रहा था कि टैक्स डेप्रिसिएशन फर्क होता है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फर्क होती है। लेकिन जो है, आज मैं ब्लूमबर्ग टीवी देख रहा था, तो जो क्रेडिट स्विस जो है वो एक बहुत बड़ा बैंक है, और वो काफी इस वक्त मुश्किलों में है, क्योंकि उन्होंने बड़े रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की, या इंश्योरेंस की, ऐसे लोगों की जो अब डूब रहे, ऐसे बिजनेसेस की बड़े स्केल पे। तो वहां भी उन्होंने तकरीबन $4 बिलियन का लॉस डिक्लेयर किया, और उसमें से $3.7 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, $3.7 बिलियन की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की इम्पेयरमेंट थी। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में फिगर्स को और चीजों को आगे पीछे नहीं किया जाता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जिन पर दुनिया की इकोनॉमीज डिपेंड कर रही है। आजकल UK की इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम इसी वजह से आया, इस बैंक की वजह से भी, और ओवरऑल उनकी पॉलिटिकल हालत हुई हुई है। तो वो वहां भी ये कुछ होता है, इसी वजह से जो ट्रस्ट है ऑडिट फर्म्स पे, चाहे वो बिग 4 है, पहले तो ये 7 8 होती थी, फिर वो मर्ज होती गई हैं। अब ये बिग 4 भी जो है, इनके अंदर से कुछ फर्म्स जो हैं वो अपनी कंसल्टिंग सेपरेट कर रहे हैं, ऑडिट सेपरेट कर रहे हैं। तो काफी मुश्किल होने लगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अब आ जाएगी और वो ऑडिट करेगी, तो फिर वो नहीं देखेगी कि किसको फेवर करना है किसको नहीं करना है, वो जो रूल्स रेगुलेशन है स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक करेंगे। तो ये साइड नोट मैंने आपको इसलिए बताया कि आप भी अपनी स्टडी को ब्रॉड करें, आज के दिन नहीं, गोइंग फॉरवर्ड। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसका फायदा यही है कि आप अपनी उसको, तो मैंने आपके अली जवाब तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो नहीं दे सका मैं। नदीम भट्ट साहब की जो है वो देख लें वीडियोस इस टॉपिक पे, उस पे आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। मैं रिसर्च, आपको पता है कि रिसर्च करते करते मैं बहुत दूर तक चला जाता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जब मैं फाइनली आपके सवाल का जवाब दूंगा तो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब इंशाल्लाह होगा। टाइम दे दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 153 वो कहता है, every exporter or an export house making a payment in full or part, including a payment by way of advance to a resident person or a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person for rendering of or providing of services of stitching, dyeing, printing, embroidery, washing, sizing, and weaving shall, at the time of making the payment, deduct tax from gross amount payable at the rate specified in
वो डिवीजन पार्ट फर्स्ट शेड्यूल। अब मैं चूंकि 3 साल जो है टेक्सटाइल कंपनी में रहा, एक्सपोर्ट यूनिट था, जीन्स बना के यूरोप एक्सपोर्ट करते थे, जबरदस्त यूनिट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि निशात और और बड़े बड़े नाम जो है, ये तो छोटी कंपनी थी जिसमें मैं था, लेकिन बड़ी कंपनीज के साथ इंटरेक्शन होती रहती थी। तो बेसिकली यहाँ पे सब सेक्शन 2 में वो कह रहा है कि एक्सपोर्टर जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है, या एक्सपोर्ट हाउस का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी नहीं करता लेकिन औरों से एक्सपोर्ट का चीजें लेके फिर एक्सपोर्ट करता है, वो जो है डिडक्शन करेगा पूरी अपनी सप्लाई चेन में उन लोगों से जो स्टिचिंग करे, वीविंग करे, वो पूरी सप्लाई चेन जो है वो करेगा। अच्छा, अब जब वो कर लेगा तो ये भी एक तरह से इनको भी ये वीविंग वालों को, स्टिचिंग वालों को, प्रिंटिंग वालों को, इनको भी वो जो एक्सपोर्टर को बेनिफिट है कि 1% या 1.5% जो उससे डिडक्ट हो जाता है वो उसकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी। तो इतने हद तक इनकी जो सेल है, जो एक्सपोर्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनको भी उसकी जो है बेनिफिट मिल जाएगा। वो अपनी सेल जो है फुल एंड फाइनल में शो कर देंगे, उनको इस सेल से आने वाला प्रॉफिट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो नॉर्मल टैक्सेशन है, जो प्रिजम्पटिव फाइनल टैक्सेशन है, ये सब जो है, जो डिफरेंट तरीके हैं, जो मिनिमम टैक्स का एक तरीका अब निकल आया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे छुपे हुए ये बातें यहाँ पढ़ के समझ के आपने निकालनी। तो इस सब सेक्शन 2 का मकसद ये था कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, वॉशिंग वगैरह, और ये बड़े वो कहते हैं ना डिस्क्रीट प्रोसेसेस हैं, पता चलता है कि कब कपड़ा जो है वॉश होके आ गया, कब उस पे एम्ब्रॉयडरी हो गया। तो ये क्लियर सर्विसेज हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, और हो सकती है कि अगर यूनिट छोटा हो तो वो बाहर से आउटसोर्स करे। तो अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो डिडक्शन करेगा, और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर इनको भी बना देगा। आगे चलते जी। द टैक्स डिडक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 एंड अंडर सब सेक्शन 2। 1 में ये था कि रेजिडेंट पर्सन है और आप प्रिस्क्राइब पर्सन है, आपको गुड्स सर्विसेज या वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिडक्शन कर रहे हैं। सब सेक्शन 2 में एक्सपोर्टर है और वो अपने लोकल सप्लायर से काम लेके उस काम को आगे एक्सपोर्ट में भेज रहा है। तो दोनों केसेस में ऑन द इनकम ऑफ द रेजिडेंट पर्सन और शेल बी मिनिमम टैक्स। और यहाँ पे झगड़ा है, और ये मिनिमम टैक्स हुआ है, फाइनल का वर्ड हटाया गया फाइनेंस एक्ट 2019 में, यानी टैक्स ईयर 2020 से जो, और मैंने जो अभी ये बात की, मैंने वो पुराने अपने सीएफओ के जमाने की बात की, 2015, 16, 17 की, कि बेसिकली उस वक्त फुल एंड फाइनल था। अब फुल एंड फाइनल नहीं है बल्कि मिनिमम है। इसका मतलब है आपको अपने बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस और प्रॉफिट शो करना है, उसके अगेंस्ट ये मिनिमम टैक्स डिडक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सब लोग जो हैं, एक्सपोर्टर्स भी और इम्पोर्टर्स भी, और मुझे ये फैक्ट्री की अच्छी बात लगती थी कि जो एक्चुअली, और उस टाइम पे चूंकि ये मिनिमम टैक्स भी नहीं था, फाइनल टैक्स था, मैं बात कर रहा हूँ 2013 से लेके 2016 तक मैं वहां सीएफओ था। तो वहां फाइनल टैक्स था, तो वो जो 1% कट रहा था जब ये फॉरेन एक्सचेंज उनका एक्सपोर्ट का बैंक में आता था, तो वो 1% उनकी फुल एंड फाइनल उनकी सिंपल टैक्स रिटर्न जाती थी कि भाई इतना था, इतना टोटल एक्सपोर्ट किया, ना कोई एक्सपेंसेस शो किए, ना कोई। अब जो ये मिनिमम कर दिया है, तो इसलिए किया है गवर्नमेंट ने कि लोग अपनी उस एक्सपोर्ट को भी छुपाना शुरू हो गए जो बाहर से आ रही है। मैं आपके सामने एक पॉइंट रख देता हूँ जिसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन देखें, अगर अभी भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन है पूरे साल की, जबकि एक्सचेंज रेट डबल हो गया, यानी 105 रुपए का डॉलर के बजाय इस वक्त $220 का डॉलर हो गया। तो हमारी एक्सपोर्ट भी $50 बिलियन से बढ़ के 25 बिलियन से बढ़ के $50 बिलियन कम से कम हो जानी चाहिए थी मैथमेटिकली। लेकिन होता यह है, और इसमें हम सब लोग ऑब्वियसली, हम सबको पता है, लेकिन हम मिलके जो है ये काम अपने साथ ज्यादती करें। एक्सपोर्टर्स भी जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं लाते। जब पैसे वापस नहीं लाते तो 1% डिडक्शन नहीं होती। तो इसीलिए एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स ऑफिशियल जो स्टेट बैंक के पास फिगर्स हैं वही 25 बिलियन रहती है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जब डॉलर का रेट 50 रुपए था 1980 में,
उस वक्त भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 15 से 20 बिलियन डॉलर थी। उसके बाद 50 के बाद 100 हुआ, उतनी उतनी ही डॉलर आप 100 के बाद 200 रुपए हो चुके हैं और 200 से भी ऊपर जा चुके हैं। और अगले साल जब फिगर्स आएंगे तब भी आपकी एक्सपोर्ट्स 25 बिलियन के करीब होंगी, 25 बिलियन डॉलर के करीब होगी। तो एक्सचेंज रेट जब आपका कम होता है तो वो आपकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, टेक्सटाइल हो गई और प्रोडक्ट्स हो गए, और लोगों के पास भी इंसेंटिव आ जाता है कि उनके बायर्स दूसरे मुल्क में ज्यादा हो जाती, चीज सस्ती हो जाती है ना, तो वहां डिमांड बढ़ जाती है। तो आपकी जो फैक्ट्री की एक्सेस कैपेसिटी है वो आप करें। लेकिन एक्सेस नहीं, तीन तीन और फैक्ट्रीज लोग लगा के मजीद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। नए एक्सपोर्टर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो पैसा और वो टैक्स मुल्क में वापस नहीं आ रहा। और उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे मिनिमम टैक्स कर दिया गया। अगर फाइनल कर दिया जाता तो वो पैसा वापस आता, उस पैसे को वो डबल ट्रिपल करते और उस पे वो थोड़ा सा 1% पे करके नो क्वेश्चन आस्क्ड होता है। एक तरह से एक्सपोर्टर को एमनेस्टी मिली हुई थी टैक्स ईयर 2019 तक, अब आपने वो खत्म कर दी। सबसेक्शन 3 ये बता रहा था, प्रोवाइडेड दैट tax deducted under clause A of subsection shall not be minimum tax where the payment are received on sale or supply of goods by a company being a manufacturer or a public company listed on a registered stock exchange. Tax deducted under clause C shall be adjustable if payment are received by a public listed company on a registered stock exchange on account of execution of contract. For removal of doubt, it is explained that income of resident person referred to in subsection 3 means the amount on which tax is deductible under subsection 1 of 2. आपको कंफ्यूज करने की वो बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज वो कर नहीं सकता, क्योंकि टैक्स दोस्ती में आप अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स या आप खुद बिजनेसमैन है, टैक्स पेयर। यहाँ वो कह रहा है कि ये जो मिनिमम टैक्स की हमने रिक्वायरमेंट रखी है ना, ये पब्लिक कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगी, गुड्स के केसेस में भी और कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, ठीक है ना जी। और जो ये दो केसेस है, इस केस में जो उनको होगा वो उनका फुल एंड फाइनल होगा या एडजस्टेबल होगा। ये अब देखना है कि वो कंपनी की बाकी इनकम, बाकी सेल जो है, जो एक्सपोर्ट नहीं है, वो कैसे डील होगी। सब सेक्शन 4 कहता है, कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट रेफर्ड इन subsection 1 and after making such an inquiry think fit may allow in case where tax deductible under subsection 1 is not minimum by an order any person to make the payment without deduction of tax or deduction of tax at reduced rate। ये है वो सेक्शन, यानी कि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 153 जो है टैक्स रिडक्शन का सेक्शन है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट के लिए कि जी मुझसे टैक्स कम काटा जाए क्योंकि मेरी मिनिमम टैक्स में नहीं आती, मेरी फुल एंड फाइनल में आती है, या मेरे पे टैक्स रेट सेकंड शेड्यूल में टैक्स रेट कम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कमिश्नर को पावर दी गई है, और अब ऑनलाइन होता है और इसके रूल्स हैं कि जब आप अप्लाई करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद, यहाँ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर शैल इशू certificate for payment under clause A of subsection 1 without deduction of tax within 15 days of filing of application to a company, अगर कंपनी अप्लाई, if advance tax liability has been decided, और कंपनी ने अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी है, तो ये जो है वो उसको रिड्यूस रेट का सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज दे देगा। कंपनी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए नहीं। प्रोवाइडेड फर्दर, वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहां कमिश्नर बाउंड नहीं है कि 15 दिन में करें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू हैव इशूड द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज to the aforesaid company and the certificate shall be automatically processed and issued by IRIS। और IRIS की भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में आ चुकी। तो इसका मतलब ये है कि 15 डेज अब कंपनी बनाने के, मेरे से बहुत सारे लोग फायदा करते थे, नहीं जी हमने नहीं बनाया, हमने पार्टनरशिप में सबसे पहले तो ये होता है जब पार्टनर्स का झगड़ा शुरू होता है, बिजनेस खराब हो जाता है, गुडविल खराब हो जाती है, ट्रेडमार्क जाया हो जाता है कंपनी में। अगर डायरेक्टर्स लड़ भी पड़े, शेयर होल्डर्स का मसला भी हो जाए, तो कंपनी एससीसीपी के थ्रू जो है अलग से हो सकती है। तो कंपनी बनाने के बड़े फायदे हैं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आ जाता है, खासतौर पर अगर आप
सीरियस बिजनेस करना चाह रहे हैं। और फिर इस तरह के टैक्स फायदे कि जहां आप पर मिनिमम रेट लगा है, आप कोई ग्रीन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, आप एक्सपोर्ट वाले हैं, तो आपको यहाँ लॉ में लिख दिया गया कि 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सर्ट कमिश्नर हाँ या ना ना करेगा तो उसकी बात हाँ में मानी जाएगी कि उसने दे दिया। 15 दिनों के अंदर अंदर उसने ऑब्जेक्शन निकाल दिया, तो बहुत सारे लोग जो है फिर इस वजह से वो हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लाइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चले आप लोग इतने प्यार से आए हुए हैं, सुन रहे हैं बात, तो मैं इस सेक्शन को कंप्लीट करता हूँ। Provided also that the commissioner may modify or cancel the certificate issued automatically by IRS on the basis of reason to be recorded in writing up। हाँ, कमिश्नर के पास अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, टैक्स एवेजन कर रहे हैं, तो वो उस ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकता है। फिर सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई टू, अब सबसेक्शन 5 में हो, a sale of goods where the sale is made by the importer of goods and tax under subsection 148 in respect of goods has been paid and good। ये बेसिकली वो गोल्डन चीज है जिससे हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से हट के इम्पोर्टर बन गई। अब यहाँ मैं आपको सबसेक्शन 1 का मतलब बता देता हूँ। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि इम्पोर्टर जब चीज मंगाएगा और उस पर सेक्शन 148 के तहत जो है जितनी भी कॉस्ट बनी उसमें एफईडी सेल्स टैक्स मिला के उसके ऊपर 5%, 10%, 1% टैक्स दे देगा, तो वो टैक्स उसका फुल एंड फाइनल टैक्स होगा। वो जब वो चीज आगे सप्लाई करेगा प्रिस्क्राइब पर्सन को, तो प्रिस्क्राइब पर्सन उससे कोई डिडक्शन नहीं करेगा। तो ये तो फिर बड़ा सिंपल हो गया। इसका मतलब है कि इम्पोर्टर ने अगर एक चीज मंगाई 100 रुपए की और उसने अपनी अक्लमंदी, बिजनेस एक्यूमन, मार्केटिंग पावर से उस चीज को 10,000 रुपए का बेच दिया, तो उसने 100 रुपए पे टैक्स दिया और उसका प्रॉफिट 9,000 रुपए तकरीबन हुआ एक आइटम में, और उसने लाखों आइटम बेचे इस तरह। तो इस तरह हमारे ये जो जब सेक्शन पहले भी ऐसा था, और जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया और उसके अंदर ये सेक्शन इस तरह बन गया, तो लोगों ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। देखें, बिजनेसमैन, अक्लमंद बिजनेसमैन रिस्क को मिनिमाइज करता है। रिस्क 3 किस्म के होते हैं। चीज बनाने या मंगाने का रिस्क, तो चलो चीज आ गई, चले, वो रिस्क खत्म हो गया। चीज को जो है क्या कहते हैं, बेचने का रिस्क, कि यार क्लाइंट नहीं है, चीज नहीं बिकेगी, वो रिस्क भी इंपोर्टेड गुड्स में कम है, क्योंकि इंपोर्टेड आप बाहर की जो एक्सीलेंट चीजें हैं वो मंगाते हैं। हर चीज तो आप इंपोर्ट नहीं करते ना, आप एक्सीलेंट बिस्किट, गाड़ी बाहर से मंगाते हैं। और तीसरा रिस्क है वो क्लाइंट पैसे देगा कि नहीं। तो ये तीनों रिस्क जो हैं ये मिनिमाइज्ड हैं इंपोर्टर के लिए। इसलिए पाकिस्तान में 99% बिजनेसमैन इंपोर्टर्स हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, उसमें टैक्सेशन बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके फैमिली बिजनेसेस है, मजबूरी है कि उनके 10-10 कारखाने हैं और वो कारखाने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत दे रहे हैं, या वो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और उनकी बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मजबूरन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मजबूरन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मजबूरन होलसेलिंग और ट्रेडिंग हो रही है। सिंपल काम है। अल्फते वाला काम देखें, अल्फते स्टोर्स बहुत बड़ा स्टोर है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, सिंपल बात बता रहा हूँ कि वो इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो इंपोर्ट के अंदर भी 2 किस्म की इंपोर्ट्स करते हैं। एक इंपोर्ट जो सस्ती मिल रही हो, चूंकि वो स्टॉक ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो बिक नहीं रहे वहां पे, लेकिन यहाँ भी आएंगे तो उतने ही अच्छे हैं, बहुत हाई क्वालिटी चीज, वो सस्ती खरीद के यहाँ पे बेच देते हैं इंपोर्ट पे। अच्छा, इंपोर्ट की 100 की वैल्यू को, आपको पता है कस्टम्स वालों का क्या रिकॉर्ड है, तो 100 की वैल्यू को 10 रुपए पे भी शो कर सकते हैं। तो 10 रुपए शो करके उस पे 50 पैसे टैक्स पे करके उसको 5,000 रुपए पे बेच के आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हुआ। तो इसलिए जो लोग पक्के इंपोर्टर्स बन गए, मतलब उनका एक माफिया बन गया, कार्टेल बन गया, वो किसी को आने भी नहीं देते, जान से मार देते हैं। जैसे जो प्रॉपर्टी में कार्टेल बन गया है, जो प्राइसेस अप एंड डाउन करते हैं, वो भी किसी को आने नहीं देते। तो जहां जहां आपका सिक्का जम आपने जमा लिया पाकिस्तान में, वहां आप मारने मराने के लिए हुआ है। तो अब यंग लोग जो है, जैसे अली अभी सुन रहे हैं, ये शाहजेब, सब यंग लोग हैं जो 30 ईयर से कम, ये भी अब इमरान खान के पीछे इसलिए खड़े क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब हम इन लोगों को मार देंगे
ये लोग हमें आने नहीं दे रहे, हमारे पास डिग्रियां भी हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम अच्छी से अच्छी जॉब, लेकिन चूंकि कार्टेल्स हैं, पाकिस्तान में मोनोपोली है, तो मार देते। और ये सारी बातें मैंने आपको बताया, तो हो सकता है अगले जुम्मे से पहले या अगले जुम्मे के बाद मुझे भी मार दिया जाए। तो जब आप सुनेंगे ये न्यूज, जैसे अभी इसी ग्रुप में अरशद से अरशद शरीफ की न्यूज आपने सुनी, तो टैक्स दोस्ती का भी दी एंड हो जाएगा। तो मेरी जिंदगी के लिए भी दुआ करें, और वैसे भी अगर ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स नहीं मारेंगे, तो जो वकील जो मुझे मना कर रहे हैं कि ये जो गोल्डन पॉइंट्स आप बता रहे हैं, मुश्किल मुश्किल कानूनी पॉइंट्स लोगों को बता रहे हैं, जो एकदम से तो आपको नहीं समझ आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें आम नॉलेज बन जाएगी, और फिर वो करोड़ों लाखों जो कमाते हैं वो शायद इतना ना कमा सके, फिर उसमें से आपका भी हिस्सा। तो जो वुकला का जो माफिया है, या जो जिन्होंने गेन कर लिया अच्छी किताबें पढ़ के, या जो जिनको अच्छे काबिल उस्ताद मिल गए, उनके मुकाबले पर आप लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। सब सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसलिए हम सब। अच्छा, फिर पाकिस्तान से पैसे ले जाने की भी जो थी 2018 तक, वो खुली छूट थी, 100%, जो मर्जी ले जाओ, जितना मर्जी ले आओ, तो वो भी मसला नहीं था। तो इम्पोर्टर बहुत सारा पैसा कमा के आराम से डॉलर्स की सूरत में बाहर ले जाता है, या इवन मैन्युफैक्चरर्स भी वो पैसा जो है बाय हैंड मंगाते, बाय हुंडी का तरीका वगैरह। तो अब FATF की वजह से बहुत सारे रास्ते बंद हुए। लेकिन आप देख लें, अगर दुनिया ना बंद करे तो हम तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं जी। सबसेक्शन 1 में वो लिखा है, सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा जहां रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी आप वेंडर बन रहे हैं किसी बड़ी कंपनी के, निशात हो गए और भी बहुत, खाड़ी वगैरह, वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। जब आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करेंगे, तो वो आपसे टैक्स डिडक्टिंग करेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट नहीं है। और अ पेमेंट मेड टू फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो सारी बात है, लोकल फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को बीच में से निकाल देती है फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह। परचेज ऑफ एसेट अंडर लीज एंड बाय बैक एग्रीमेंट, ये भी एक सवाल होता है कि जी मैं ये चीज बेच रहा हूँ लेकिन किस्तों में बेच रहा हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पर्सनल एसेट को कैसे किस्तों वाले को कैसे आप स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो ये शो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, तो परचेज ऑफ एन एसेट अंडर अ लीज एंड बाय बैक एग्रीमेंट बाय अ मुदारबा, लीजिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल, तो उस पे भी सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। सब सेक्शन 1 क्या, कि जब गाड़ी या कोई ट्रैक्टर आपको बेच रहे हैं, तो आपने उनसे विथहोल्डिंग नहीं करनी। एनी पेमेंट फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स और इशुएंस ऑफ सकू बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू दी ऑरिजिनेटर, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैं कारोबारी बंदा हूँ, मेरे जो है कारोबार बहुत स्टैब्लिश्ड है, मुझसे लोग उधार पे चीज लेके जाते हैं क्योंकि मेरी बिजनेस की नेचर ऐसी है। फॉर एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता हूँ, लेकिन मेरे से लोग उधार पे चीज लेके जाते हैं, लेकिन मेरी बड़ी रेपुटेशन है, इसलिए मैं लोगों की चीज उधार, मैं जो है आगे अपने जो रिसीवेबल्स हैं, जो लोगों ने मुझे पेमेंट करनी है, वो आगे मैं किसी स्पेशल पर्पस कंपनी को वो रिसीवेबल्स बेच देता हूँ, कि मुझे आप अभी कैश दे दो आज के दिन ही, 30 दिन बाद जब वो पेमेंट करेंगे तो वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो चूंकि मेरा बड़ा रनिंग बिजनेस है, रनिंग कैश फ्लो है, मेरे कस्टमर का डिफॉल्ट रेट कम है, तो इस तरह सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स इसको कहते हैं, और ये बड़े अच्छे तरीके हैं कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों रुपए का काम आप कर रहे हैं, तो आपके अरबों रुपए के रिसीवेबल्स होंगे, उनको आप बेच सकते हैं इस तरह की स्पेशल पर्पस व्हीकल को। और इनको भी मुख्तलिफ टैक्स छूट्स वगैरह है, तो टैक्स एग्जम्पशन वगैरह। तो टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एज लॉन्ग एज आप देखें कि बात किसकी हो रही है, किस लीगल एंटिटी की बात हो रही है। यहाँ इस सेक्शन 153 में दो लोगों की मुसलसल बात हो रही है। अगर आपको दो लोग नजर नहीं आ रहे, तो फिर आप इस सेक्शन को समझ नहीं रहे। एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यानी कंपनी, गवर्नमेंट, या एक इंडिविजुअल जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा की पिछले साल की से, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जब पेमेंट कर रहा है अपने सप्लायर को, तो वो विद होल्डिंग करेगा, और गुड्स पे, सर्विसेज पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके हवाले से ये सेक्शन है। सेक्शन में बताया जा रहा है टैक्स किस पे लगाया जा रहा है, किसको छूट दी जा रही है, किसके लिए टैक्स मिनिमम है, किसके लिए वो फाइनल टैक्स है। सबसेक्शन 6 कहता है, वेर एनी टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन मेकिंग अ पेमेंट फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ ऑरिजिनेटर, द टैक्स इज क्रेडिटेड टू दी ऑरिजिनेटर। तो वही टैक्स की लेन देन आपको बता रहा है बिटवीन वो स्पेशल कंपनी जिसको आप अपने रिसीवेबल्स बेच रहे हैं।
फिर यहाँ प्रिस्क्राइब पर्सन में फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, अगर आप टैक्स दोस्ती की पार्ट 1 देख लें, ये पार्ट 2 है सेक्शन 153 का। पार्ट 1 में मैंने सब सेक्शन 7 एक्सप्लेन की थी, जरूरी था। यहाँ पे प्रिस्क्राइब पर्सन से मुराद है कि फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ, नॉन प्रॉफिट, ये वो सब लीगल एंटिटीज हैं जो टैक्स डिडक्ट करेंगी जब उनको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगी। इसमें देख लें, अगर आप फॉल नहीं करते तो फिर सेक्शन 153 आप पे अप्लाई नहीं होता। फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, कंसोशियम, जॉइंट वेंचर, एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो जो जुबानी बनी हो, जो किसी लॉ के तहत ना बनी हो, जिसका टर्नओवर 10 मिलियन, 100 मिलियन से ज्यादा, यानी 10 करोड़ से ज्यादा पिछले साल रहा हो। एन इंडिविजुअल जिसका 10 करोड़ से ज्यादा हो। अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ से ज्यादा पिछले साल जिसकी टर्नओवर हुआ हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कंपनी हो वो भी, और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वो भी प्रिस्क्राइब पर्सन में आता है। चलें, अभी तक लोड शेडिंग ने भी दिया है, आप लोग भी बड़े पेशेंटली ये सुन रहे हैं। फिर वो कहता है अ पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, यानी डेवलपर्स को भी डाल दिया गया है, जो एक डिफिकल्टी का वजह बनेगा। मैं इस सेक्शन को रीड कर रहा हूँ, इंटरप्रेट नहीं कर रहा। रीड इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ के सिर्फ इसके लफ्जी माने बता रहा हूँ, और बाकी आप अपने फैक्ट्स ध्यान में रखते हुए, या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं अपने लिए, चाहे आप अकाउंटेंट हैं किसी फर्म में, टैक्स पेयर हैं, बिजनेसमैन हैं, या कंसल्टेंट है, जो भी, अब डेफिनेशंस आती है और इस पर मैं फिर आपसे इजाजत लूंगा। सबसे पहले सर्विसेज की डेफिनेशन है, और ये सर्विसेज इंक्लूड का मतलब है कि इन सर्विसेज के अलावा भी और सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं। इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं लॉयर हूं, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूं, ठीक है जी। आर्किटेक्ट्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड लॉयर्स, लॉयर में मैं आ गया, ठीक है जी। अदरवाइज देन एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय में अगर सर्विस दूं तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे से डिडक्शन नहीं करेगा मेरी सर। मैं अगर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे, लॉयर, आर्किटेक्ट के तौर पे करूं तो वो मेरे से डिडक्शन होगी। कितनी? वो इंडिविजुअल से नॉर्मली 10% होती है, ओपी से थोड़ा कम, कंपनी से 4%, अगर फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो डबल रेट। सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड, इसका मतलब है सेल ऑफ गुड्स की में और चीजें भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड अ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, ऊपर अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट को क्यों शामिल कर दिया गया? क्योंकि कोई कंफ्यूजन थी। अब वो कंफ्यूजन क्या थी? तो जो अच्छी बुक्स होती हैं, जैसे डॉक्टर इकरामुल हक की किताब है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, उसके अंदर लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी दी होती है, नोट्स दिए होते हैं, कमेंट्स दिए होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस दिए होते हैं, एफबीआर के सर्कुलर्स उसी सेक्शन के नीचे दिए होते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है, इसके बाद तो कोई 100 पेजेस पर वो सारी चीजें जो है काफी डिटेल में उन्होंने बताया, क्योंकि ये बहुत एक्टिव सेक्शन रहा है, इसमें बहुत सवालात उठते रहे। तो पूरी हिस्ट्री दी होगी कि क्यों ये सेक्शन ऐड किया गया, या शुरू से ये क्यों है। सेल्स ऑफ गुड्स इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट वेदर अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो ये उन्होंने मसला हल कर दिया कि जी हम तो कच्ची रसीद है, हम तो कैश पे काम करते हैं, कैश पे भी होगा तो डिडक्शन होगी। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच इंक्लूड, यानी कि मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उसमें शामिल है एनी प्रोसेस इन विच एनी आर्टिकल सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल material count is either converted into another distinct article or product is so changed, transfer or reshaped that it becomes capable of being put to use differently। मैन्युफैक्चरिंग तब होगी जब आप कोई चीज लेके, यानी लकड़ी लेके उससे फर्नीचर बना देंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अगर सिर्फ लकड़ी लेंगे और उसका छिलका साफ कर देंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, क्योंकि वो लकड़ी ही रही। ये बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, और इससे आपके क्लाइंट्स बच भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं। तो इसलिए आपने देखना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर देता हूँ कि एज ए ट्रेनिंग स्टूडेंट जो केस मैंने जीता था वो ये था कि हमारे एक क्लाइंट थे जो बॉटल्ड वाटर जो है वो जो है उसको करते थे, जो है ना,
पानी लिया और उन जगहों पर जहां पानी साफ है वहां पानी लिया, सिर्फ उसको बॉटल करते थे, उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आगे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है कि नहीं? तो प्रीवियस कानून में मैन्युफैक्चरिंग की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं थी। और इसका दूसरा पार्ट भी, आप प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। ये जो प्रिपरेशन ऑफ गुड्स का वर्ड है ना, ये वो बॉटल्ड वाटर के केस को खत्म करने के लिए होगा। तो वो केस तो उस वक्त मैं 1998 में जीत गया था ट्रिब्यूनल में। मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, मैं तो ट्रेनिंग स्टूडेंट तक गए तो मेरे प्रिंसिपल थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन रिसर्च सारी मैंने की थी, जिस उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था। और सिमिलर केसेस हो चुके थे तो उन्हीं के बेस पर वो डॉक्यूमेंट तैयार किया था मैंने। अब जो रिसेंट केसेस इस साल जीता हूँ अपनी मेहनत से। तो कहने का मतलब है कि प्रीवियस कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में प्रेपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर का जुमला नहीं लिखा हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग में ये भी शामिल है। तो वो बच गए, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बचे, नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आए, तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिली। ठीक है ना जी? तो मैं केस जीता कि मैं केस हारा, ये जो है कि कहते हैं, ये अब आपने डिसाइड कर। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे से क्या गलती होगी। अच्छा, अब जो है या फिर हमने वहां पे कोई कानून यूज किया जिसकी वजह से वो आ गया और अब उसको प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन अब दे दी गई। ठीक है जी? वहां जाहिर बात है अगर एग्जाम्पशन की बात थी तो फिर हमने एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग ही कंसिडर किया होगा। देख लेते हैं इसमें क्या, मैं वो कागज निकालता हूँ अपने पुराने। ठीक है, देखें कि मैंने क्या लिखा था उसमें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टर्नओवर। टर्नओवर का वर्ड बार बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो टर्नओवर मींस द ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इनवॉइसेस और बिल derived फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। तो बेसिकली ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स है, उसमें सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस होगा, और बाकी जो है क्या कहते हैं उस पर वो टर्नओवर कंसिडर होगा गुड्स के लिए। ग्रॉस फी फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर गिविंग बेनिफिट इंक्लूडिंग कमीशन। अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें तो वो जो कमीशन है वो उसमें रहेगा, उसको टर्नओवर कंसिडर होगा। क्योंकि ये बात हो रही है इंडिविजुअल और एओपी की 10 करोड़ कैसे मेजर होगा। तो अगर एओपी या इंडिविजुअल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल होगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाएगा, और फिर ये उसके 10 करोड़ को मेजर करेंगे। और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो ग्रॉस रिसीट होगी वो उससे टर्नओवर मेजर होगा। कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ विच द कंपनी इज अ मेंबर। कंपनीज भी पार्टनरशिप के मेंबर बन सकते हैं और उनको उनका शेयर मिलता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, यानी टैक्स दोस्ती ग्रुप में सवाल पूछा गया था कि लॉस जो है वो एओपी खुद बेयर करेगा या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कानून पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये है कि या तो वो खुद अपनी आने फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट उस लॉस को एडजस्ट करेगा या पार्टनर्स को दे देगा। पार्टनर्स के अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अलावा कोई इनकम है तो वो एडजस्ट करेंगे। ये लॉ में लिखा होता है और ये चेंज होता रहता है। जैसे टैक्स ईयर 2022 और 23 में जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रूल्स चेंज हुए हैं। उसके अलावा वो जो इनकम ऑन प्रॉफिट ऑन डेट है उसके रूल्स चेंज हुए। यानी कि अगर आप टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न बना रहे हैं तो 50 लाख से कम का पूरे साल का प्रॉफिट मुख्तलिफ जगहों से अगर आपके क्लाइंट ने कमाया है तो वो तो फुल एंड फाइनल में जाएगा। लेकिन 50 लाख से ज्यादा अगर कमाया है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ नॉर्मल टैक्स में हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका टैक्स ब्रैकेट काफी हाई हो सकता है। तो आई होप, बहुत शुक्रिया शाहजेब खान और मोहम्मद अली खान, आप लोगों ने बड़े पेशेंटली सुना। और ये वीडियो अब अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे। और इसमें टैक्स दोस्ती ग्रुप में जो क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के पूछे गए, आपका शेडो आया वीडियो में। वाइफ को थोड़ा थोड़ा तक तो करना पड़ता है ना, ठीक है ना। पीछे मेरे बचपन की कुछ फोटोज भी लगी है जब मैं छोटा सा था। तो ये है कि पहले उन सवालों के जवाब दिए। अब आप टैक्स दोस्ती ग्रुप में या टैक्स मास्टर क्लास में जो इस सवाल यानी इस फ्राइडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक जो सवाल पूछेंगे, पहले मैं उनका वीडियो को मैं जवाब दूंगा। और मेरा प्लान है कि सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स उसको मैं रीड करूँ। याद रखिए रीडिंग है, मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, ये डिस्क्लेमर बड़ा
जरूरी है। तो नेक्स्ट फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी। डेट या तो एक्सटेंड हो गई होगी, या आपको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब एक दफा एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक्सटेंशन लेना शुरू कर दें, या अगर हो सकता है तो 31 अक्टूबर तक, मंडे तक उनकी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।